नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आप इसे कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जो रिटेल सेक्टर के अंदर जो इस वक्त उथल-पुथल मची हुई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो इसमें स्ट्रिक्ट रूलिंग्स आई हैं, जिस तरीके से उन्होंने मना कर दिया है किसी भी तरीके से राहत देने को अमेज़न और फ्लिपकार्ट को लेकर के, जो सीसीआई वाली बात है हम उस पर डिटेल से जाएँगे, आंकड़ों के हिसाब से जाएँगे। लेकिन जो रिटेल मार्केट को कैप्चर करने की जो वर्चस्व की जो जंग है इस वक्त, उसके बारे में हमें एक आकलन कैसे करना होगा, अगर उससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसे लिखा कैसे जाएगा, उसे परिभाषित कैसे किया जाएगा। तो इन तमाम बातों को हम आंकड़ों के लिहाज से समझेंगे और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उनकी रूलिंग्स हैं, जो उनका वक्तव्य है और ख़ास तौर से इसका जो रिफ्लेक्शन आया है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस तरीके से इसको सोचती है और किस तरीके से जो इन्फ्लुएंस है जो बड़े रिटेलर्स का जो है ये किस तरीके से वोरिंग है, ये एक तरीके से पीयूष गोयल ने यूनियन मिनिस्टर ने कहा है। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि सरकार एक स्टेप्स ले रही है, किस तरीके से वो ये जो इम्पैक्ट होगा इसका, जो बिग रिटेलर्स ऑनलाइन रिटेलर्स का स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर, सरकार इसको लेकर के एक रणनीति पर इस पे बराबर काम कर रही है। और आपको याद होगा कि जब जेफ बेजोस आए थे इंडिया, तो उस वक्त जो था पीयूष गोयल जी ने कहा था कि अमेजोन को एहसान नहीं करता इंडिया के ऊपर, तो उसे काफी एक तरीके से कंट्रोवर्शियल देखा गया था। तो एक तरीके का कोल्ड शोल्डर करने की कोशिश थी, अगर इससे आप सांकेतिक समझें। लेकिन बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, हम आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे और हम कंक्रीट बात करेंगे डेटा के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट वर्डिक्ट्स हैं उसके हवाले से, और किस तरीके से जो जियो मार्ट का जो मॉडल है ये हमने पहले पूरा किया हुआ है। जो रिलायंस रिटेल का ये बहुत डीप मॉडल है, बहुत इसमें स्टडी की गई है, ये मैंने पहले बिल्कुल कवर किया था। मैं आपको उसी जो पुरानी जो उसका आपको प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा, मैं आपको फिर से उसके स्लाइड्स दिखाऊंगा कि ये कितना पुख्ता काम जियो की तरफ से जो स्ट्रेटेजी वाइज किया गया था, जो फ्यूचर्स के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप की तरीके से इसको देखा था, उसको एक तरीके से लेने के बाद, लेकिन उसमें बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अमेजोन को उसमें राहत दी है। तो इन तमाम बातों को हम करेंगे, लेकिन इनका जो आधार निकल करके आता है, जो इसमें जो कोर है कि ये क्यों इतनी डिबेट हो रही है, क्यों रिटेल सेक्टर में इतनी एक तरीके से उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ अमेजोन की फाइनेंशियल मसल का माइट है, एक तरफ जियो अपनी पुख्ता तैयारियों के साथ है। तो इंडिया का जो रिटेल मार्केट है, इसमें जो बैटल है, जो वर्चस्व की जंग है, वो इतना इंपॉर्टेंट इन दोनों के लिए क्यों है। इसमें साथ में फ्लिपकार्ट आ जाता है, तो इसमें फिर सीसीआई आ जाएगा, इसमें फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आ जाएगी, इसमें फिर रिटेल सेक्टर्स आ जाएंगे, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं और खासतौर से स्मॉल बिजनेसेस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं इनका जो इम्पैक्ट होगा वो किस तरीके से मार्केट को एक तरीके से डिसाइसिवली एक नई दिशा की तरफ इसको बढ़ा देगा। तो उस खतरे के हिसाब से कह लें या अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कह लें, तो आप एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप जब इसको तथ्यों के साथ लिखेंगे तो आप इसको किस तरीके से लिखना। चलिए हम इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो अमेजोन का जो मॉडल है, ये मेरा पहले इसमें आप इसको देखिएगा तो इसकी बारीकियां समझिएगा कि जियो की जो तैयारी है वो किस तरीके से की गई है। जियो का प्लेटफॉर्म है, जियो की जो माइट, मैं इसको अभी भी आपको आंकड़ा इसमें डेटा के साथ आपको मैं बताऊंगा इसमें, और इसमें मैं साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रूलिंग आई है उसका जो इम्पैक्ट है, उसके मद्देनजर अब फ्यूचर क्या होल्ड करता है यहाँ पर। तो जिस तरीके से मैं इसमें जाते हैं कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से एक तरीके से इसको इसको कहते हैं ना, रेजिंग द फ्लैगिंग द इश्यूज। तो इसको जो कंसर्न जो था, ये किस तरीके से जो बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स है इनका जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि जो डिजायरेबल इम्पैक्ट नहीं है, किस तरीके से स्मॉल प्लेयर्स पर पड़ रहा है, और किस तरीके से सरकार को इसमें कदम लेने की चाहिए, इसमें लॉन्ग रन की तरफ देखना चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स के, और ये सब कंज्यूमर के हित पे हो रहा है, हित की बात पे इसका जो कोर बनेगा, जो उसका रैशनल दिया जाएगा, चाहे वो अमेजोन की तरफ से दिया जाए, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से दिया जाए, चाहे सरकार के किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाए, चाहे इसमें आप जियो की तरफ से दिया जाए, सब ये कहेंगे कि हम कस्टमर्स का वेलफेयर सबके लिए की कंसर्न है, की प्रायोरिटी है। लेकिन क्या ये हकीकत में ऐसा होने जा रहा है, या एक नए वर्चस्व की जंग की तरफ इसमें हम बढ़ जाएंगे रिटेल सेक्टर के अंदर। तो पहले मैं आपको रिटेल सेक्टर की बातें बता देता हूं आंकड़ों के लिहाज से, ताकि हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये जंग का असल में इसमें है क्या। तो बहरहाल इसमें इस तरीके से देखा जाए कि जो फ्यूचर ग्रुप के जो प्रमोटर थे किशोर बयानी जी, इन्होंने अपना पूरा रिटेल और कुछ जिसको कहते हैं कि होलसेल कारोबार रिलायंस रिटेल को बेचने का जो सौदा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो वो जो सौदा था उसके बारे में भी हमने बात की थी, मैं आपको उस पर भी ले जाऊंगा। तो इसके बाद जो ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को आपको आंसर में कैसे ढालना है, हम यहाँ पर हमारा उद्देश्य उसको एड्रेस करना है। तो अदालत में जो ये लड़ाई है जेफ बेजोस के अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर
किशोर बयानी जी के बीच में, इनके बीच में चल रही थी और ये अभी भी जारी रहने की इसमें पूरी उम्मीद है। तो लेकिन दरअसल ये मुकाबला जो है, अगर इसे आप रियलिस्टिकली देखें, इसे आप आधार के साथ देखें, इसे समझने का प्रयास करें रिटेल सेक्टर की चुनौतियों के लिहाज से, तो ये असल में जो ये मुकाबला है, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस और भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और उनकी, या क्या कह लीजिए, इन टर्न उनकी कंपनीज के बीच में है। और किसके लिए है? अब मैं जो ये रिटेल का जो मार्केट है, जो वर्चस्व की जंग है, उसके लिए। और जो दांव पे लगा है वो आपका भारत का रिटेल कहें या इसे खुदरा बाजार कहें। तो खुदरा बाजार की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको आंकड़ों से बताता हूं। एक फॉरेस्टर रिसर्च करके एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो है 2020 के अंदर जो है भारत का जो रिटेल कारोबार था, ये करीब करीब जो था 883 अरब डॉलर का था, यानी कि 883 अरब डॉलर्स का था, यानी कि आप रुपीज में कन्वर्ट कर लिए मौजूदा स्टेट के हिसाब से, तो ये निकल करके आता है करीब करीब 35 लाख करोड़ रुपए का था इंडिया का रिटेल बाजार 2020 के अंदर। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं क्यों इसलिए इतना ये स्टेक्स इसमें इतने हाई हो गए हैं। तो इससे ये भी सिर्फ कहते हैं किराना या ग्रोसरी का हिस्सा जो है, अगर इसमें हम किराना को ले लें या इसमें ग्रोसरी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी जो स्टडीज है वो मैंने पिछले लेक्चर में की हुई थी, जिसमें मैंने अमेजॉन मार्ट को डिस्कस किया था। तो हम उससे इस लेक्चर में बचेंगे। हम इस लेक्चर में फोकस हमारा अमेजॉन को, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, जियो मार्ट की स्ट्रेटेजी और किस तरीके से जो फ्यूचर रिटेल के अंदर जो जंग होने लगी है उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हम उस पर रखेंगे। तो इसमें जो था कि अगर जो मैंने आपको अभी 35 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया 2020 में जो भारत का रिटेल मार्केट है, इसमें से अगर सिर्फ आप किराना या ग्रोसरी के हिस्से को देखें तो ये निकल करके आता है करीब आपका 608 अरब डॉलर, यानी 883 अरब डॉलर में से 608 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ आपका किराना या ग्रोसरी से निकल करके आता है। या इसे कहें दूसरी तरीके से कि 65 लाख करोड़ रुपए का जो 2020 में इंडिया का जो रिटेल कारोबार है, इसमें से किराना का और ग्रोसरी का जो निकल करके आया आंकड़ा, वो निकल करके आता है आपका 45 लाख करोड़ के करीब निकल करके आता है। तो इसी अगर आप इसको देखें, इससे ये अनुमान लगाया था, इनका जो फोरकास्ट था इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इसमें 2024 तक ये कारोबार बढ़कर 1,30,000 करोड़ डॉलर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 1,30,000 करोड़ डॉलर, यानी या इसको कह लीजिए कि 2024 तक जो है ये 97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका होगा, यानी कि लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस के आसपास होगा ये, यानी कि 1 लाख करोड़ के आसपास ये बाजार जो है पूरी तरीके से पहुंचने की एक तरीके से बिल्कुल थ्रेशोल्ड पर खड़ा है। इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये आती है कि ये वही बाजार है जिस पर कब्जा जमाने के लिए जो लड़ाई जो है अमेजॉन और रिलायंस रिटेल के बीच में चल रही है। तो अब इसमें जो है कि किशोर बयानी जी का जो इसमें केस है, इसमें इसको कहते हैं कि जैसे पहले जो था उनको रिटेल किंग कहा जाता था, आज तो वो दो एक तरीके से ये देखें कि अब एक तरीके से शटल कॉक की तरह स्थिति हो गई है, मतलब थोड़े सीनियर है उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हालात देखें तो जो ये दो हैवी वेट्स हैं, इनके बीच में किशोर बयानी जी एक तरीके से नो मैंस लैंड के अंदर आकर के ट्रैप हो गए। तो जिसमें अगर जो भी इसमें कोई जीतता है, जो फ्यूचर निकल करके आता है कि इसका, उसमें जो फ्यूचर ग्रुप को तो जाना है ही, तो इसमें जो शहीद होंगे एक तरीके से वो ये है कि फ्यूचर ग्रुप्स के लिए इसमें मुश्किलें आने वाली हैं। तो अगर हम इसमें देखें फ्यूचर ग्रुप से किशोर बयानी जी के कारोबार की कहानी जो है, एक तरीके से इसको लेसन के तौर पर भी इसको देख सकते हैं कि इसमें जरा सी गलती आपको, एक तरफ जो था उस वक्त बिग बाजार का जो एक रेल था उसमें कई बार आपको पुलिस बुलानी पड़ती थी, जिस तरीके से उनके जो 5 दिन की जो सेल होती थी साल के अंदर, तो ऐसा भी एक वक्त था कि जब वो शीर्ष पर थे, लेकिन एक छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो किस तरीके से फंस गए। तो उन्होंने जो सौदा किया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि भविष्य में ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, उस वक्त ये कहा गया था, लेकिन अब जो है एक तरीके से आप इसे देखें कि ये बोटलनेक की तरह ये फंस चुका है, तो ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। मैं फ्यूचर्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें जो है कि जिसमें जो है कि ज़्यादातर उन्हें पेंटालून स्टोर्स या बिग बाजार के नाम से ही फ्यूचर्स ग्रुप को जानते थे ज़्यादातर। तो इसमें जो था कि जब से ये रिटेल विदेशी निवेश की चर्चा शुरू हुई है, तभी से ये सवाल पूछा जाने लगा था कि दुनिया के जो बड़े दिग्गज रिटेलर जब भारत आएंगे तो उनमें से कौन जो है किशोर बयानी को अपना भागीदार बनाने में कामयाब होगा। तो एक वक्त इस तरह की बातें भी इसमें हो रही थी। तो इसके बीच में अगर जो फ्यूचर्स ग्रुप के साथ इसको अगर हम इस पे पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेटली इस पे बात की है, तो किस तरीके से 2019 में जो फ्यूचर ग्रुप्स का एक तरीके से ये बयान भी आया था कि कंपनी फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड ने अमेजॉन के साथ करार किया है और अमेजॉन ने इस कंपनी के 49% हिस्सेदारी खरीदी है। तो जो ये सारी की जो इसको कहते हैं शुरुआत यहाँ से हुई थी, ये जो एक तरीके का ये जो केस है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो दोनों कंपनी ने उस वक्त ये कहा था कि जो लॉयल्टी पॉइंट और जो गिफ्ट वाउचर जैसे काम करने वाली कंपनी है, और इसमें जो निवेश का ग्रुप के रिटेल के कारोबार से कोई रिश्ता
नहीं होगा। तो मैं नहीं पर इस पे ज़्यादा जोर दूंगा। तो ये अंदाज़ा नहीं था कि छोटा सा सौदा ही आगे चलकर बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ेगा। और इसके बाद जो है कि फ्यूचर्स ग्रुप के लोगों को ये अंदाज़ा रहा हो, लेकिन ये तब नहीं सोच रहे थे कि एक दिन उनका जो अपना कारोबार है वो रिलायंस को बेचना पड़ेगा। तो अब इसमें बात कर रहे थे जो कोविड के बाद की जो परिस्थितियां बदली थी, उसमें जो लॉकडाउन से शुरू होने से पहले ही कंपनी जो फ्यूचर्स ग्रुप है वो काफ़ी परेशानी में आ गया था, फाइनेंशियल परेशानी में आ गया था। लेकिन लॉकडाउन में उसको उसके जो बिजनेस था, कोर बिजनेस था, उसको उसने बहुत सफ़र किया। तो उसके हिसाब से जो ये था कि इसके बीच बाद ये रिलायंस रिटेल को एक तरीके से रिलायंस को बेचने का समझौता किया गया। तो अब सवाल ये उठ के निकलता है कि जो समझौता होते ही अमेजोन के साथ उसके जो पुराना समझौता था वो इसमें बीच में उसमें दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। तो अमेजोन ने अब अपना सामने आकर ये बताया कि जिस फ्यूचर कूपन्स ने उसने 49% हिस्सेदारी में खरीदा था, वह फ्यूचर रिटेल के करीब 10% हिस्सेदार का मालिक है। तो इस नाते अमेजोन भी उस कंपनी में करीब 5% का हिस्सेदार है। तो जो ये सारा मसला है, जो ये सारी पेचीदगी है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो इसको निकल करके आते। तो ये आपको हाईलाइट करनी होगी आंसर के अंदर। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अमेजोन ने जिस तरीके से सामने आकर ये बताया कि जो फ्यूचर्स ग्रुप है, जो उसने 49% हिस्सेदारी जिस समय खरीदी थी, तो वो फ्यूचर रिटेल में मैं फिर से कहूँगा फ्यूचर रिटेल के अंदर उसमें जो है कि 10% हिस्सेदारी के मालिक हैं। तो इस नाते अमेजोन भी उस कंपनी में करीब करीब जो है 5% हिस्सेदार है। तो अमेजोन ने ये कहा है कि 2019 के जो करार में एक रजिस्टर्ड एक तरीके से एक रजिस्टर्ड पर्सन इसमें यानी कि कंपनी और लोगों की ऐसी लिस्ट थी जिसके साथ फ्यूचर ग्रुप जो है सौदा नहीं करना चाहता था, और उसमें जो एक नाम था, आपको चौंक जाएंगे शायद आप, उसमें रिलायंस रिटेल की लिस्ट में शामिल था। तो उस आधार पे इन्होंने उस वक्त अमेजोन के साथ एक तरीके से ये करार किया था। तो अब इसमें सिंगापुर बीच में आ जाता है। तो अब सिंगापुर का इसमें क्या है इसमें रोल, तो ये झगड़ा जो है सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में पहुंचा और उसने सौदे को एक तरह से इस पर स्टे दे दिया गया। तो अमेजोन ने जब ये फैसला लागू करवाने की मांग के साथ दिल्ली हाई कोर्ट गए, तो वहां से पहला आदेश उसके पक्ष में आ गया। तो इसके बाद हाई कोर्ट की जो बड़ी बेंच थी उसने इस फैसले को पलटकर सौदे पर रोक लगाने का आदेश खारिज कर दिया। यानी कि पहले हाई कोर्ट में गए तो उसके पक्ष में आया, उसके बाद उनकी जो बड़ी बेंच थी उसने इनका फैसले को पलट दिया, तब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। यानी कि सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में ये पहले गया, उसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट आया, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसमें ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एज पर यूपीएससी स्टूडेंट या एक तरीके से क्रिटिक इसमें इसको देखने के लिए, कि कोर्ट का ये साफ कहा है कि सिंगापुर की जो पंचायत अगर कोई फैसला सुनाती है तो वो भारत में भी लागू होगा। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा, ये आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें इमोशनल आंसर की बजाय या इसमें अपना जिसको कहते हैं ना ओवर इंटेलिजेंस यूज करने से बचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें ये बात समझनी जरूरी है। कोर्ट ने सिर्फ यह कहा है कि सिंगापुर की जो पंचायत अगर कोई फैसला सुनाती है तो वो भारत में भी लागू होगा, इसलिए फ्यूचर्स और रिलायंस का जो सौदा है फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब आप इस पूरे फैसले को समझें पढ़ें तो आपको इस बात पर जरूर इस पे गौर करना चाहिए। अब इस बीच जो है इस बार जिसके बीच में सीसीआई का रोल आ जाता है, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इसमें जब मैं आपको रिलायंस का मॉडल भी इसमें समझाऊंगा बाकायदा, उसकी मैंने काफ़ी सारे स्लाइड्स बनाए हुई हैं, वो लेक्चर पहले आप जरूर देखिएगा, उससे आपको रिलायंस की स्ट्रेटेजी का पता चलेगा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था उस वक्त। तो इस बीच जो है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई इसमें बीच में आ जाता है। तो इसने अमेजोन को नोटिस दिया है कि वर्ष 2019 में जो फ्यूचर ग्रुप के साथ समझौता करते वक्त उसने कुछ जरूरी चीज़ों को पर्दे में रखा था, यानी कि उन्होंने साफ गोई से इस कुछ चीज़ें उन्होंने एक तरीके से कंसील की थी। तो इसमें अब ये बात निकल करके आती है कि तर्क ये उन्होंने जो एक तरीके से तर्क दिया है वो ये है कि जब तक दोनों कंपनियों ने कहा था कि वो इस समझौते का फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार से कोई रिश्ता नहीं है, पर अब अमेजोन इस समझौते के सहारे रिटेल कारोबार का सौदा रुकवाना चाहता है। तो ये सीसीआई की ऑब्जर्वेशन है, या सीसीआई इसको इस तरीके से देख रहा है कि जो अमेजोन है वो इस सौदे को इसलिए रुकवाना चाहता है। तो सीसीआई के पास ये इख्तियार है कि अगर वो चाहे तो पुरानी तारीख में भी वो फ्यूचर और अमेजोन के सौदे को रद्द कर सकता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता
सकता है एमसीक्यू के साथ। जब आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, खास करके मैं यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, बैंकिंग में भी आ सकता है, तो उसमें जो सीसीआई के पास ये अधिकार है या ये अख्तियार है कि वो चाहे तो पुरानी तारीख में भी वो फ्यूचर और अमेजोन के सौदे को रद्द कर सकता है। तो आप इसको रेट्रोटैक्स से भी आप इसको एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये मामला जो है, ये पूरा मामला जो है देश के दूसरे व्यापारियों के लिए सबक की तरह इसको लिया जाना चाहिए कि किस तरीके से आपकी छोटी सी जो दिक्कतें हैं या जो लॉस को समझने में दिक्कतें हैं, और कर्ज लेने में भी सावधान रहें। और बड़ी कंपनियों से रिश्ते जब जोड़े जाते हैं तो उस वक्त और ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए कॉरपोरेट्स को। जिस तरीके से टेक ओवर्स होते हैं, जिस तरीके से जॉइंट वेंचर्स की बात होती है, तो ये जो क्लासिक केस बन गया है जिसमें अमेजोन है एक तरफ रिलायंस है, एक तरफ आपका फीचर्स ग्रुप है, एक तरफ आपका सिंगापुर की पंचायत है, एक बार इसमें सीसीआई है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इसमें एक तरीके से अब इसमें कूद पड़ी है। तो उन्होंने ये भी कहा है, अब उन्होंने इस पर थियोरेटिकल इसको स्पिन ऑफ किया है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसको एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जो बिग रिटेलर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति पैदा कर देगा। तो उसके साथ गवर्नमेंट को इसमें बिल्कुल स्टेप्स लेने की तरफ ये लगातार अग्रसर है कि जो ऑन रिटेलर्स का जो इम्पैक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, वो स्मॉल बिजनेस पे किस तरीके से अपना प्रभुत्व दिखाएगा, उसका जो क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसको लेकर के अब जो है मोकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इसमें सक्रिय दिख रही है। तो अब इसमें बात निकल करके आती है कि जो अब इसको बैकड्रॉप में आप इसको समझें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो रिजेक्शन एक तरीके अमेजोन, और अब इसमें हम फ्लिपकार्ट का भी केस एक ले लेते हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है जो इन्होंने अर्जियां लगाई थी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरफ से सीसीआई के अगेंस्ट में, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो उनकी एक तरीके से प्रपोब है, जो उनकी जांच चल रही है कि किस तरीके से इन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैं फिर से कहता हूं कि जो एलिस्ट तौर पर, यानी कि अभी उन पे एक तरीका आरोप लगा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये दोनों कंपनियां जो है उसमें सम्मिलित रही हैं। और इसमें इन्होंने, अब ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मिनिस्टर पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये बात लोकसभा के अंदर बताई है। उस वक्त आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स का, ये अगर ये बढ़ता रहा इसी तरीके से, और जो उनके पास मनी पावर है, उससे स्मॉल रिटेलर्स को जो है वो अपना कारोबार बंद करने की स्थिति में पहुंच गया। जब पार्लियामेंट में एक मंत्री इस तरीके की बातें करता है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि सरकार इसको लेकर के दिशा में इसमें बहुत ज्यादा सीरियस है इसको लेकर के। अब इसमें एक बात और आती है कि इंडिया की बात ही ना करें, इसमें हम ये भी देखें कि दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, दुनिया भर में अगर आप ग्लोबल स्टडी देखें, एक सरसरी निगाह भी डालें उसमें, तो आपको दिखेगा किस तरीके से अमेरिका का, मुझे बिल्कुल याद है कि किस तरीके से रिसेशन के बाद उनका डेली का जो था आंकड़ा, इकोनॉमिस्ट मैगजीन के हवाले से मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, 17,000 यूनिट्स जो थी उनकी रोज बंद हो रही थी। तो आप ये लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो इतने बड़े, जिनकी मसल पावर है बड़े बड़े एमएनसीज की, ये किस तरीके से जब अपना एक अधिकार इसमें मोनोपोली स्थापित हो जाती है मार्केट के अंदर, तो उसमें जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए इस पे क्या विपरीत इसका फर्क पड़ता है। इस पे अब कई सारी स्टडीज हुई हैं, तो अगर फ्यूचर में अगर उसमें लगेगा, उसमें जिसको देना चाहिए, तो मैं क्रॉस कंट्री का आपको हवाले से मैं वो स्टडी भी इसमें कर दूंगा। तो इसमें अब जो ये बात आती है कि इसमें जो मंत्री यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं, ये ना सिर्फ मोकी या मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं, बल्कि ये जो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी मंत्री हैं। और इन्होंने किस तरीके से डोमेस्टिक जो ट्रेडर्स हैं उनके पक्ष में बिल्कुल खुल के एक तरीके से दिया, और जिस तरीके से उन्होंने कोल्ड शोल्डर किया था जेफ बेजोस को जब वो आए थे, और जो उनकी स्टेटमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उसको एग्रेसिवली देखा गया था। तो इट डजंट गो वेल विद एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें दिक्कतें आने वाली थी उसके अनुसार ये जो था कि अब सरकार जो इसमें सक्रिय भूमिका इसमें या डिसाइसिवली इसमें एक मध्यस्थता करेंगी या इसका कोई सॉल्यूशन निकल करके आने की दिशा में इसमें काम करेंगे, वरना इसका इम्पैक्ट जो होगा वो ग्लोबल और उसके फ्यूचर के हिसाब से भी इसका पड़ेगा। तो अब ये बात निकल करके आती है, अब ये रिमार्क किस तरीके से दिए गए थे, ये सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, प्रश्नकाल के अंदर, तो जो क्वेश्चन रिलेट करता था, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस उसके अंदर दिया गया है। तो ये जो अमेंडमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि जो ई कॉमर्स रूल 2020, तो इसमें साल आप याद रखिएगा 2020 में जो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दिया गया था, उसके जवाब में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से ये लोकसभा को एक तरीके से सूचित किया गया था। तो अगर अब हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो इसमें जो है करीब 6 करोड़ जो स्मॉल रिटेल बिजनेसेस हैं, जो करीब जो रोजगार देते हैं, 12 से 13 करोड़ लोगों को ये रोजगार देते हैं, ये भी उन्होंने लोकसभा में बताया था। तो यानी कि 12 से 13 करोड़ लोगों के रोजगार पर एक तरीके से
संकट आ जाएगा। और ये 6 करोड़ स्मॉल रिटेल बिजनेसेस ये करीब करीब हिंदुस्तान में है, ऐसा मंत्री महोदय का कहना है। तो इसमें जो बात निकल करके आती है, सरकार का कहना है, तो इसमें जो बात निकल करके आती है कि जो बड़े जो रिटेलर्स हैं जिस तरह के अमेजॉन है, तो इनका जो मेजर इन्फ्लुएंस होगा या फ्लिपकार्ट का, ये इवेंचुअली जो है कंज्यूमर को ज़्यादा चॉइस, एक बार मोनोपोली स्थापित हो गई उसके बाद ये बाय करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को। यानी कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सारी जो ये एक्सरसाइज हो रही है, सारा जो रैशनल है, इसमें जो आपका एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा वो सब भी चाहेंगे कि कंज्यूमर के वेल्थ में, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगापुर की तरफ से हो, चाहे सीसीआई की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे अमेजॉन की तरफ से हो, सब कोर में यही रखेंगे। लेकिन ये कितनी हकीकत में है, इस पे एक अच्छी खासी डिबेट इसमें हो सकती है। तो इसको अगर बात को आगे बढ़ा दें तो उन्होंने ये कहा था आगे कि जो सरकार है ये एक तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन की दिशा में सोच रही है कि जो इन्फ्लुएंस इसका जो रिटेलर्स का होगा, और इसमें उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी इसमें कहा है कि वो भी इस इशू की जांच करे। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट को जो नोटिस गया है, तो इसमें ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भी इसमें संलिप्तता, अब इसमें जिसमें कहेंगे कि फ्लिपकार्ट ने क्या किसी तरीके से इसमें कोई किया है, तो वो ईडी की जांच के बाद इसमें साफ होने की संभावना है। तो इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये आती है ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो था कि उन्होंने एक तरीके से मना कर दिया था कि किस तरीके से उन्होंने एंटरटेन करने के लिए जो उनकी अर्जियां थी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो उन्होंने ये कहते हुए अर्जियां को एक तरीके से मना किया था या उनको एक तरीके से एंटरटेन नहीं किया था कि ये था कि चैलेंजिंग द इंक्वायरी, जो एक तरीके से ये था कि इज लाइक वांटिंग अ नोटिस बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर अंडर क्रिमिनल लॉ। तो ये कोर्ट की तरफ से ये कहना था। और कि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने ई कॉमर्स जायंट्स को एक तरीके से सबमिट करने को कहा था कि वो अपने को सीसीआई प्रोब में एक तरीके से उसमें सहयोग करें या जांच में एक तरीके से अपनी तरफ से पूरा एक सहयोग की दिशा में इसमें काम करें। तो अब हम इसको थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं। तो अगर जनवरी 2020 की अगर हम बात करें तो सीसीआई ने उस वक्त ये प्रोब ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के खिलाफ, जो एक तरीके से उन पर आरोप लगा था वो मेल प्रैक्टिस का लगा था, जिसपर उन्होंने डीप डिस्काउंटिंग की बात की थी और टाई अप्स कहा था कि वो अपने प्रिफर्ड सेलर्स को टाई अप्स करने के देते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स में, और जहां पर दोनों कंपनियां जो हैं ये उसके बाद हाई कोर्ट चली गई। तो जो तिथि है आपको ये याद रखनी चाहिए, तो ये 13 जनवरी 2020 की बात है जब सीसीआई ने ये प्रोब ऑर्डर किए थे। यानी कि काफी वक्त हो गया है इसको, 1 साल से 1.5 साल के करीब हो गया है इस बात को। तो इसके बाद ये तब से ये मामला जो है कोर्ट में, इसमें जो पहले हाई कोर्ट में चले गया था फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गया था। तो इसके बाद जो कंपनियां थी उन्होंने तो कहा था कि इसको क्वैश कर दिया जाए प्रोब ऑर्डर को, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो अगर हम इसमें सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार जो है लॉन्ग रन में जो कंज्यूमर का गुड क्वालिटी और एक तरीके से फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की तरफ जोर देगी, उसको जोर देना चाहिए, उनकी तरफ से ये एश्योरेंस आई है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स के जो रूल हैं 2020 में ये जो नोटिफाई हुए थे, ये डेट भी आप याद रखिएगा, ये जो ई कॉमर्स के रूल 2020 में जो नोटिफाई हुए थे ये 23 जुलाई 2020 को नोटिफाई हुए थे। तो आप इन तिथियों में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपको जब आंसर्स लिखेंगे तो आपका ये डेटा आपको जो है आंसर्स की जो है वो उसमें थोड़ा वजन दे देगा। तो अब बात ये आती है कि जो फर्दर एक तरीके से इसमें होना क्या है कि जो स्ट्रेंथनिंग होगी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर सरकार काम करेगी ताकि इस तरीके की भविष्य में जो प्रिवेंशन हो सके, किस तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ई कॉमर्स के अंदर खास करके, और जिससे क्या होता है कि एक तो कंज्यूमर्स का नुकसान होता है लंबे उसमें लॉन्ग रन में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने इसमें सजेशंस मांगे हैं, उन्होंने अपने कमेंट मांगे हैं कि जो उन्होंने अमेंडमेंट को जो प्रपोज किया है, ताकि इसको जो था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप इसे देख सकते हैं, वहां पे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। बहरहाल ये बात आती है, ये ऐसा उन्होंने अपने रिटन रिप्लाई में लोकसभा को सूचित किया था। तो इसे बिल्कुल सत्यता से उसे सीरियसली मानना चाहिए कि सरकार इस दिशा में बहुत गहरी तरीके से इसमें सोच रही है। तो अब ये बात निकल करके आती है कि जो प्रपोज्ड जो इसमें संशोधन होगा या अमेंडमेंट्स होंगे वो इसमें इंक्लूड करेंगे जिस तरीके से बैन कर दिया जाए कि जिस तरीके से फ्रॉड फॉल्स सेल्स की बात होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके वो किसी स्पेसिफिक सेलर को या इसमें जो ग्रुप ऑफ सेलर्स को वो एक तरीके का उसमें जिसको कहते हैं उसमें उनको एक सहूलियत देता है। तो उसको भी एक तरीके से इसको कार्टेल कह सकते हैं, यानी कि उस चेन को रोकने के लिए सरकार दिशा में लगातार प्रयास करती रही है और इस पर करेगी। तो अब हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये सारी जो मुद्दा था ये मोटा मोटा इस तरीके से था। तो इसमें जो जियो मार्ट और जो रिलायंस की तरफ से जो ये इंडस्ट्री का जो वेंचर है, ये एक तरीका कॉमर्शियल ऐप था। जैसे मैं मॉर्गन स्टैनली की उस वक्त मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि जियो मार्ट जो है ये हाफ जो ऑनलाइन ग्रोसरी का है अगले कुछ सालों में ये देने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत
शुरुआत में बताया था, करीब करीब 2020 में अगर किराना और ग्रोसरी लगाएं तो 45 लाख करोड़, और टोटल रिटेल का जो मार्केट है वो करीब करीब आपका जिसको कहते हैं कि 65 लाख करोड़ के करीब ये आपका आंकड़ा निकल करके इसमें आया था। तो इसमें जो लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ, और 2024 तक 97 लाख करोड़ की तरफ ये बढ़ जाएगा। तो उसमें रिलायंस की जो तैयारी थी बहुत पुख्ता तैयारी थी। तो जियो मार्ट जो है ये रिलायंस रिटेल का ही एक पार्ट होगा, और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी किस तरीके से, इसका जो ऑर्डर फ्लो है ऑलरेडी 4 टाइम्स है, उसके बाद जो अनटैप्ड रिटेल मार्केट है, और इसमें ओमनी चैनल नेटवर्क को इसमें यूज किया गया था। ओमनी चैनल नेटवर्क मैंने उस वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से इसमें समझाया था। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। जो जियो मार्ट का जो मॉडल है, इसके जो प्लान्स थे, हमने उस पर बात की थी। आप इसको आंकड़ों से देखेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा डीप स्टडी के तौर पे लगना गया कि रिलायंस ने इस पे कितना इसमें एक तरीके से स्टेक लगाया है, कितनी इस पे रिसर्च की है। तो जो जियो मॉडल का था ये एक तरीके से एक कवरेज देगा, एक प्लेटफॉर्म पे ले आएगा, जिससे कि कन्वीनियंस हो जाएगी, ईज हो जाएगी और कंफर्ट होगा। और इसमें जो फ्यूचर स्टोर्स की जो उस वक्त बात की गई थी, तो उसके अंदर ब्रांड्स जैसे बिग बाजार, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, तो ये सारी की सारी रिटेल रिलायंस द्वारा एक्वायर की जाने की बात है फ्यूचर ग्रुप के साथ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको भी पूरे लेक्चर में बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें वो थोड़ा सा एक जो है किशोर बयानी जी थोड़े से संकट में आ गए हैं। तो इसके बाद जो रिलायंस रिटेल की जो डील थी फ्यूचर ग्रुप के साथ वो किस तरीके की थी, तो जो फ्यूचर्स ग्रुप था यानी कि जो किशोर बयानी जी की जो फ्यूचर्स ग्रुप है उसके कम से कम 17,700 स्टोर थे फ्यूचर नेटवर्क के। तो जियो मार्ट उनके लिए कैटलिस्ट के तौर पर काम करने इसमें वाला। मैं आपको एक आंकड़ा और देता हूं इसमें चौंकाने के लिए। तो इसमें जो एक तरीके से इनका जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम था, उसकी जो रीच थी, जो इसमें जो था करीब करीब इन्हें 4 लाख ऑर्डर पर डे इसमें जो था कि उनको उससे ज़्यादा मिल रहे थे। तो इन्होंने अब ये जो था ये जुलाई 2020 में जो ये ऑर्डर की जो रेंज थी ये करीब करीब 2.5 लाख ऑर्डर्स की रेंज थी जियो मार्ट के, जो ये मुकेश अंबानी जी का इसमें कहना था। तो अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर जो रिलायंस रिटेल का जो आंकड़ा निकल कर आया था 8,601, फैशन एंड लाइफ स्टाइल का 2,386, ग्रोसरी का 797 यानी 6.8%, फैशन एंड लाइफस्टाइल 20% था, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 73% था उस वक्त ये जो आंकड़ा था। तो रिलायंस ने इस पर इतनी ज्यादा स्टडी की, उस लेक्चर में आपको ये पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी आसानी से। और इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि किस तरीके से वो ऑन बोर्ड किराना पार्टनर्स को करना चाहते थे। इसका जो एम था मुख्यतः किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को इसने इंक्रीज करना था, और अग्रेसिवली एम्बुश करने की बात भी उसमें कही गई थी ग्रोसरी रिटेल मार्केट को, कि ग्रोसरी रिटेल मार्केट को किसी भी तरीके से उसमें एक अपना वर्चस्व इस पर करना ही करना है। तो एसपीएन की जिसमें बात की गई थी, जिसको स्मार्ट पॉइंट नेटवर्क कहते हैं, कि किस तरीके से 45 दिन के डिजाइन में जो कंपटीशन जो 18 नेबरहुड स्टोर्स के साथ, और जो ये ऑलरेडी रन कर रहे थे जैसे थाने में है, नवी मुंबई में है, कल्याण एरियाज में है मुंबई के आसपास, तो उसमें एक सक्सेस के तौर पर इसे देखी गई है। तो इसमें जो ये बात निकल करके आई थी कि रिलायंस मार्ट का, जियो मार्ट का जो एम था वो कैप्चर करना था जो अनटैप्ड मार्केट है एक तो उसको, दूसरा फिजिकल स्टोर्स की सहायता उसमें लेनी थी पूरी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि B2B चैनल का भी इसमें पूरी तरीके से उपयोग करने की इसमें बात कही गई थी। तो ये एक तरीके का स्टिफ बैटल की बात हमने उस वक्त उस लेक्चर में भी कही थी कि ये होने जा रहा है अमेजोन और रिलायंस रिटेल के बीच में, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, और 2024 में ये मार्केट करीब करीब 1 लाख करोड़ का हो जाएगा रिटेल मार्केट हिंदुस्तान का। तो उसके लिए स्टेक्स बहुत हाई है। तो अब ये जो बात सारी है, मैं उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी कि इसमें किस किस स्टेक होल्डर्स का क्या क्या दाव पे लगा हुआ है, खास करके फीचर्स ग्रुप का, खासतौर से रिलायंस का, अमेजोन का, इसमें सरकार की तरफ से जो भूमिका है, और इसमें जो रिटेल सेक्टर के अंदर जो चुनौतियां हैं, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि 6 करोड़ के करीब मंत्री ने ये जो है उसमें वाणिज्य मंत्री ने ये लोकसभा को रिटर्न रिप्लाई में बताया, 12 से 13 करोड़ लोगों के रोजगार का एक तरफ संकट है। और इसके साथ साथ इसमें जब कोर्ट आ जाते हैं, वो सिंगापुर की पंचायत की बात हम इसमें कर चुके हैं, इसमें हमने चाहे हाई कोर्ट की बात की है, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात की है, और सीसीआई की तरफ से जो जांच की जा रही है, और उसमें जो ईडी की तरफ से भी जांच की जा रही है जो फ्लिपकार्ट के ऊपर इसमें आए हैं। तो ये सारी बातों के बीच में इसमें जब कोई रास्ता निकलेगा इसमें बात, लेकिन फ्यूचर में रास्ता डेफिनेटली इसका निकलेगा, और लेकिन वो किस तरीके का होगा, लेकिन सारी जो बात घूम फिर के आ जाती है वो ये आ जाती है कि खुदरा बाजार पर एक तरीके से कब्जे की जंग हो रही है ये, और फिलहाल जो ये जंग है दुनिया
दुनिया के सबसे जो तरीके से जेफ बेजोस के बीच में है, और भारत के या एशिया के कह लीजिए, इसमें जो है कि ये मुकेश अंबानी जी की जो जियो मार्ट होगी, जो रिलायंस रिटेल होगा, उसके बीच में होगी। तो इसका जो भी निर्णय निकलेगा, लेकिन इसमें स्टेक्स बहुत हैं, सभी के लिए हाई हैं, और खासतौर से कंज्यूमर की, इसमें जो लॉन्ग रन में जो कंज्यूमर सफर कर सकते हैं मोनोपोली में, दुनिया भर की स्टडीज में आपने देखा है। तो ये तमाम बातें जो हैं इनको आपको याद रखना चाहिए जब आप आंसर बनाएंगे। तो जो मैंने इसमें आंकड़े दिए हैं आप इनका समावेश करें, आप उस पर एक आर्ग्यूमेंट के साथ इसमें, क्योंकि जब एनालिटिकल आंसर्स लिखने होते हैं तो आपको उसमें फैक्ट के साथ साथ आपको एक एनालिटिकल एबिलिटी उसमें दिखानी होती है। तो उसके साथ साथ थोड़ा वक्त के साथ पढ़ते, फिर हम इकोनॉमी पे भी लगातार बात करते रहते हैं। तो इस पर आज हम बैंकिंग पे भी बात करेंगे, काफ़ी इकोनॉमी की जो इस मौजूदा अर्थव्यवस्था की हालत है उस पर भी बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।